अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुश आमदीद। मैं सना नकवी। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सौवर्दी साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जाती उम्रा में मौजूद और नवाज शरीफ साहब भी वहाँ मौजूद हैं, मरीम नवाज साहिबा भी वहाँ पर मौजूद हैं। और मुजम्मिल साहब से मैं अंदरूनी कहानी पूछ लेती हूँ। मुजम्मिल साहब, क्या कुछ इंपॉर्टेंट इस हवाले से आप कहेंगे? अंदरूनी कहानी क्या है? क्योंकि वैसे तो जो खबर मीडिया के लिए है सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू हो रही है, लेकिन तीनों बड़ी अहम शख्सियात हैं जो कि इस टाइम जाती उम्रा में मौजूद हैं। खबर ये है सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई तो फिर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट पर भी गुफ्तगू हुई होगी। इमरान खान की तरफ इशारा है आपका? नहीं, जब ये खबर ये है कि मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई तो क्या आप समझती हैं इमरान खान सिक्योरिटी थ्रेट पर गुफ्तगू नहीं होगी? तो क्या गुफ्तगू होगी ये भी पूछ लेती हूँ। देखिए, सर्टेनली मैं वहाँ मौजूद नहीं था, सोर्सेस क्या ठीक है ना, लेकिन जो समझ आता है या जो इधर उधर बात हुई है, यकीनन DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद PMLN की गवर्नमेंट ने आगे इसको कैसे लेकर चलना है वो चीज़ें तय हुई होंगी, क्योंकि ज़्यादा जिम्मेदारी तो अब हुकूमत पर है। DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, लेकिन फ़ौज के पास तो कोई इख्तियार नहीं है किसी के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा बनाने का, कुछ करने का। अगर फ़ौज किसी को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहती है तो उस पे एक्शन तो सिविल गवर्नमेंट ने लेना है ना। कोई सख्त एक्शन ले सकती है हुकूमत? चले आसान लफ्जों में पूछ लूं अगर मैं आपसे। देखें, ऑप्शंस तो बहुत सी मौजूद हैं। अब हुकूमत किस ऑप्शन पे जाना चाहती है ये एक देखने वाली बात है, लेकिन पाबंदी की ऑप्शन से निकल के और कौन सी ऑप्शन है? नहीं, पाबंदी PTI पर लगाने की तो जरूरत ही नहीं है। आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन मानने से इनकार कर दिया है। उनके लिए एक अलग मसला निशान उनके पास है नहीं, तो पार्टी है नहीं, सब आज़ाद हैं। आप समझिए ना, मखसूस नशिस्तें उन्हें मिली नहीं हैं जब तक वो अपने ठीक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराते जो इलेक्शन कमीशन को कबूल हों, तब तक वो पार्टी इलेक्शन कमीशन में तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, उसको निशान नहीं मिल सकता। तो मेरे ख्याल में पार्टी पर पाबंदी लगाने की तो ज़रूरत नहीं है, मैं जो बात समझता हूँ। और माइनस इमरान खान पार्टी को वेलकम है कि आए? नहीं, माइनस इमरान खान है जब मुलाकातें नहीं हैं। अब देखें ना, आप बड़ी सिंपल बात समझें, इमरान खान से मुलाकात नहीं है जी। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आप रिस्पांस चेक कर लें। किसका? PTI का? क्या कहना चाह रहे हैं? कल जो बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो सख्त नहीं थी। उन्होंने कहा ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे। मतलब सख्त नहीं थी ना। जो पहले ट्वीट थे वो तो ईंट का जवाब पत्थर से वाले थे ना। तो इसका मतलब है माइनस इमरान खान तो PTI जो है वो ज़्यादा काबिल कबूल है। आप कल रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस से देख लें, 2-3 लोगों की तकरीरें छोड़ें, आप सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर की और असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें। असद कैसर साहब का स्लिप ऑफ टंग हुआ भी तो बैरिस्टर गौहर ने उसको डाइवर्ट कर दिया तारड़ और आजम नजीर तारड़ की तरफ क्लियर किया कि वो जिन्होंने कहा है कि मुलाकात पर वो उनकी बात कर रहे हैं, वो DGISPR की बात नहीं कर रहे। उन्होंने मुलाकात पर पाबंदी की DGISPR ने पूरी ब्रीफिंग में बात की भी नहीं। उन्होंने कहा गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि मुलाकात, सियासी मुलाकातों से ये बयानिया जन्म लेता है, ये बात उन्होंने कही। तो मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि PTI पर बैन की कोई ज़रूरत इस वक्त नहीं है। अब मजीद उन्हें कॉर्नर कैसे करना है, गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है? नहीं, अब मेरे ख्याल में अगर तो मुलाकातें बंद करने से ट्विटर ऑफ होता है तो बेहतरीन है। अब ट्विटर ऑफ कैसे करना है? जब मुलाकात नहीं होगी तो फिर ट्विटर से तो कुछ नहीं आ रहा। लेकिन कब तक मुलाकात नहीं होगी? आपने देखा 1 महीने के बाद भी सूरत हाल क्या थी। नहीं, वो तो एक सेटलमेंट से मुलाकात हुई ना 1 महीने बाद। वो तो खबर आ गई कि बैरिस्टर गौहर ने अंडरस्टैंडिंग की थी कि कुछ नहीं होगा, आप मुलाकात करा दें। और बैरिस्टर गौहर की उस अंडरस्टैंडिंग को PTI या इमरान खान या उनकी बहनों ने नहीं माना। हालांकि हुई तो बैरिस्टर गौहर की अंडरटेकिंग पे और उनकी गारंटी पे मुलाकात हुई थी। वो तो कह रहे बहुत कुछ सेंसर किया उस मुलाकात में, जो कुछ बातें वो तो नहीं कही सारी मीडिया के सामने। जितना की बाकी भी सेंसर कर देती। मेरा मतलब है बस ट्वीट आके एक जुमला के बिल्कुल ठीक है, आपकी तबीयत ठीक है, बस ये कहती हैं। हाँ, और बात खत्म। तो मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि एक तो जो लोग PTI पर बैन की बात कर रहे हैं, PMLN की गवर्नमेंट PTI पर बैन की तरफ नहीं जाएगी, विच इज़ गुड। अच्छा, ठीक है। और मैं नहीं समझता नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की मुलाकात में कोई PTI पर बैन पर इत्तेफाक राय हो सकता है। ना नवाज शरीफ PTI पर बैन पर मानेंगे, ना शहबाज शरीफ। हुकूमती वज़रा पहले मशवरे तो देते रहे ना। नहीं मान, इससे पहले एक दफ़ा ना कुछ 1 माह पहले अता तारड़ ने ऐसी बात की थी, फिर वो उस वक्त PMLN ने रिबट कर दिया था, खामोशी हो गई थी। तो इसलिए अब मुझे नहीं लगता PTI पर बैन होगा, पहली बात नहीं होगा। हाँ, मुझे ये लगता है कि जो
कुछ कानूनी कार्रवाई ट्वीट्स के हवाले से ज़रूर होगी। अच्छा। और उनमें जो एंटी आर्मी बातचीत है या जो एजेंडा है, जो इंडियन एजेंडा है, उसके ऊपर ज़रूर होगी और वो कार्रवाई वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत ने मिलकर करनी है। लिहाजा आपको वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब इकट्ठे बैठे नजर आए। वैसे तो वो कल भी इकट्ठे थे गुजरांवाला में मास ट्रांजिट। कोई बात नहीं की पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए? ठीक है, उन्होंने बात नहीं की, लेकिन मेरे ख्याल में गुफ्तगू जारी है कि क्या करना है। आप ये बात समझें कि इस वक्त ये बात तय होनी बाकी है कि वफाकी और पंजाब हुकूमत ने केस पंजाब गवर्नमेंट ने करना है, वफाकी हुकूमत ने करना है, रेफरेंस बनाना है आर्टिकल 6 का, पीका लगाना है, क्या करना है। ये चीज़ें अभी मेरे ख़्याल में चीज़ें फार्मूलेट हो रही हैं और तय हो रही हैं, जिनके नताइज आपको अगले 24-48 घंटे में ज़रूर नज़र आने शुरू हो जाएंगे मेरे ख़्याल में। और वो और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने इसके बाद, एक सेनेटर हैं खुर्रम ज़ीशान साहब, उनका ट्वीट है, उन पर पीका लग सकता है और चीज़ें हो सकती हैं। तो मुझे ज़्यादा मेरा इम्कान ये है कि कार्रवाई कुछ सिलेक्टेड लोगों पर तो हो सकती है, जिसका इंदिया फैसल वाला साहब ने मतलब पीर से दिया मुझे है। नहीं लगता कि पीटीआई पर कोई पाबंदी लग रही है। मैं पहले अच्छा मुजम्मिल साहब एक सादा सा सवाल पूछ लूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ब्रीफिंग DGI-SPR की, उसके बाद हुकूमत को कितना फ़ायदा हुआ, कितनी मजबूत हुई है हुकूमत उस प्रेस ब्रीफिंग के बाद? हुकूमत तो मजबूत है सिविल मिलिट्री रिलेशन की वजह से, वो कोई इमरान खान की वजह से मजबूत नहीं है। अगर सिविल मिलिट्री रिलेशंस ठीक है तो हुकूमत बहुत मजबूत है। इस वक्त सिविल मिलिट्री रिलेशंस ठीक लग रहे हैं। जैसे हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे वो बाइनेंस वाली, तो उसमें आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर दोनों इकट्ठे मौजूद थे। तो अगर तो प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ इकट्ठे काम कर रहे हैं और उनके दरमियान बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग मौजूद है और काम चल रहा है, तो मुझे ये लगता है कि फिर तो कोई हुकूमत को प्रॉब्लम नहीं हो सकता। हाँ, पीटीआई अपने लिए प्रॉब्लम्स पैदा कर रही है, हुकूमत के लिए मसाइल नहीं पैदा कर रही है। आप पहली बात समझें, हुकूमत अपने लिए मसाइल खुद पैदा करती है जो अभी वो नहीं कर रही है। ऑपोजिशन या पीटीआई या बानी पीटीआई अपने लिए खुद मसाइल पैदा कर रहे हैं जिसमें हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। आप बात समझें। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि जो आज की मुलाकात है नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़, उसमें मिलकर PMLN ने एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर बनाई होगी कि उन्होंने इस मसले को पॉलिटिकली कैसे लेकर चलना है और हुकूमतों की सतह पर कैसे लेकर चलना है। तो आज वैसे तो आप देखें ना, MQM की तरफ से वर्जन आ गया है। कल हम बात कर रहे थे कि किसी का वर्जन नहीं आया। अच्छा, तरीक़ इंसाफ के कुछ रहनुमाओं के, इससे पहले मैं ये पूछ लूँ आपसे मुजम्मिल साहब, के कुछ रहनुमाओं के हवाले से बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो सपोर्ट कर रहे हैं DGI-SPR की प्रेस ब्रीफिंग भी, और कह रहे हैं कि मुसलसल इमरान खान की तरफ से जो ट्वीट किए जा रहे थे सोशल मीडिया पर फ़ौज के खिलाफ, वो नहीं होने चाहिए थे। मेरे ख्याल में PTI की अक्सरियत ये बात मानती है कि फ़ौज के साथ तनाव कम होना चाहिए और फ़ौज के साथ महाजराई PTI के मुफाद में नहीं है, मुल्क के मुफाद में भी नहीं है, PTI के। एक और बात, हमारे बहुत सारे दोस्त ये दलील दे रहे हैं कि जी वो बानी PTI को इतना वोट मिला है तो फिर वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कैसे हो सकता है? कि अवाम जिन्होंने वोट दिया, क्या वो भी फिर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट? अच्छा, मेरी उस बारे में एक राय है क्या? कि फ़र्ज़ कर लें एक MNA 1.5 लाख वोट लेके या 2.25 लाख वोट लेके MNA बनता है, वो कोई जुर्म करता है, हम इसलिए उसको माफ़ करते हैं कि उसको 1.5 लाख वोट मिला हुआ है। आप मेरी बात समझें, वो MNA बनने के बाद कोई करप्शन करता है, कोई कत्ल करता है, कोई और चीज़, कोई जुर्म करता है, तो क्या उसके जो वोट हैं वो उसको उस जुर्म से माफ़ी या मुबर्रा करार दे, मिल जाना चाहिए उसको आपके मुताबिक? नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये कहना कि जी इतने वोट मिले हैं लिहाजा आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, इतने वोट मिले हैं लिहाजा वो बेगुनाह है, इतने वोट मिले हैं, ये एक मंतक गलत है। लेकिन मुजम्मिल साहब, इस मैं कैटेगरी में जाहिलाना मंतक कहता हूँ। इस कैटेगरी में फिर सब आते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह तो कोई वज़ीर आज़म जो है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। वो तो पूरे पाकिस्तान के वोट लेके वज़ीर आज़म बना है। वज़ीर आज़म के खिलाफ तो हुई है और होती रही है, हमने तो तारीख वोट लेके ही बनता है ना, वज़ीर आज़म वोट लेके बनता है ना, कि गैर वज़ीर आज़म मुंतखब होता है ना। वो MNA भी बनता है पहले, फिर वो असेंबली से भी वोट लेता है, उसने 2 वोट लिए होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये मंतक दे रहे हैं कि जी चूंकि उनको वोट मिला हुआ है लिहाजा उनको नहीं करार दिया जा सकता, ये बात गलत है। मंतक तो कुछ लोग ये भी दे रहे हैं कि गद्दार वतन तो तकरीबन तमाम इस सियासी जमातों को के जो लीडर्स हैं उनको, और तमाम जो साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं उनको भी मिल चुका है। तो क्या करें? नहीं, ये भी फजूल मंतक है।
उसकी वजह वो सियासी बयानिया था। एक सियासतदान दूसरे सियासतदान को करार दे रहा था। जो भुट्टो के साथ था, भुट्टो के मुखालफिन उसके मुकाबले पे इलेक्शन लड़ रहे थे। बेनज़ीर और नवाज शरीफ एक दूसरे के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ रहे थे। जैसे हमारे यहाँ पीछे इलेक्शन 2018 में 16 में ये इलेक्शन में नवाज शरीफ के हवाले से नहीं लगता रहा मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। तो नवाज शरीफ को गद्दार कह रहे थे ना कि जी मोदी नवाज शरीफ के घर आया, लिहाजा मोदी का जो यार है गद्दार है। पॉलिटिशियंस के लेवल पे के साथ जो उनके हालात थे उस हवाले से भी काफी मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिशियंस एक दूसरे को सियासी बयानी के लिए बिलावल आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में ये नारा लगाते रहे हैं मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। पिछले जब वो मुस्लिम लीग नून के मुकाबले पे इलेक्शन लड़े थे तो वो ये नारा लगाते थे। तो वो सियासतदानों का लगाना या पॉलिटिकल फ्रेम में लगना, डिस्कोर्स में लगना और वो बात है। इतना सख्त नौयत का नहीं है, नहीं था। मैं यही कह रहा हूँ। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है टू बी वेरी फ्रैंक कि जो ये मंतक दे रहे हैं ना कि जी चूंकि वोट मिले हैं लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, चूंकि वोट मिले हैं। कई वज़रा जो हैं, कई बड़े सीनियर लोग जो हैं, कई MNA जो हैं वो आप दूसरे मुल्क के एजेंट निकल आते हैं। तो आप क्या करते हैं कि फिर क्योंकि इसने वोट लिया हुआ है लिहाजा ये दूसरे मुल्क का एजेंट नहीं हो सकता है। ये मंतक काबिल कबूल नहीं है। ये आइन और कानून के तनाजुर में ठीक नहीं है। इसका ऐसा कोई इस्तिस्ना आइन में कानून में मौजूद नहीं है कि कोई इतने वोट ले लेगा तो फिर उसके बाद वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी नहीं हो सकता। कोई इतने वोट ले लेगा तो उसके बाद वो कोई जुर्म कर ले तो उसको सज़ा नहीं हो सकती। इतने वोट ले लेगा तो फिर उसके ख़िलाफ़ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती। ऐसा कोई इस्तिस्ना मौजूद नहीं है। ये जो हमारे दोस्त दलील दे रहे हैं ना, ये कमज़ोर दलील दे रहे हैं। इस दलील के कोई पाँव नहीं है, इस दलील की कोई कानूनी बुनियाद नहीं है, लिहाजा ये दलील कोई काबिल अमल भी नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल साहब भी ये कह रहे हैं कि ये फ़ौज किसी एक पार्टी या हुकूमत की नहीं है बल्कि इस कौम की है। अच्छा, कल से PTI भी यही कह रही है। सिद्दीकी भी कल से PTI भी यही कह रही है कि फ़ौज हमारी है, हम तनाव कम करना चाहते हैं, हम गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे, हम इसको ठीक लेकर चलना चाहते हैं। कुछ थोड़ी सी मेरा मतलब है 2-4 लोगों को माइनस करके बाकी मैं समझता हूँ कि ज़्यादा PTI 90% PTI कल मैंने आपके शो में नाम भी लिए थे। वो नाम असद कैसर साहब के अलावा सब अभी तक खामोश हैं। 3 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। शायद खट्टक और सोहेल अफरीदी या वो और लोग जो हैं उनके अलावा उनकी जो 90% लीडरशिप है वो खामोश है। उनको थ्रेट जो मिल गया है कि पीर से देखें आपके साथ होने क्या वाला है। तो इसलिए मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि वो इस लड़ाई के हक़ में नहीं है। कुछ यूट्यूबर ज़रूर इस लड़ाई के हक़ में हैं, जिस पर मोहसिन नकवी साहब लंदन गए हुए हैं और लंदन में सुना है कि कुछ लोगों को ब्रिटेन हमारे हवाले करना चाहता है। वो ग्रूमिंग गैंग वालों को हमारे हवाले करना चाहता है, कहा जा रहा है ब्रिटेन। हम कुछ लोग कहते हैं कि साथ जो हमें चाहिए वो भी हमारे हवाले करें। कुछ लोगों को वो डिपोर्ट करके पाकिस्तान के हवाले करना चाहते हैं, कुछ को हम चाहते हैं कि साथ हमारे हवाले किया जाए। यूके गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी। यूके गवर्नमेंट तो मेरे ख्याल में अब देखते हैं अगर वो कितने सीरियस हैं अपने उनको डिपोर्ट करने में और हमारे साथ इस केस कौन जीतेगा ये तो वक्त बताएगा आने वाला। मैं आपको एक और बात इस काम के लिए गए। एक बैंक ऑफ पंजाब का स्कैंडल था, उसके प्रेसिडेंट होते थे हमीश खान, वो अमेरिका चले गए थे। अच्छा, कहा जाता था पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुल्ज़मान की हवालगी का कोई माहिदा नहीं है, लिहाजा उनको पाकिस्तान के हवाले नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर यहाँ हिलरी क्लिंटन आई थी, पाकिस्तान ने बात की थी तो हमने देखा था कि हमीश खान को पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया था। तो हुकूमतें अपनी ज़रूरत के तहत, मैं ये नहीं कह रहा इस वक्त ब्रिटेन की गवर्नमेंट अगर फ़ैसला करे तो वो हवाले कर भी सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि टेक्निकली ये अब देखने की बात है कि लंदन में क्या होता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि PTI की अक्सरियत जो है वो तनाव कम करने की हक में है और वो चाहती है कि ये लड़ाई बढ़े ना और तनाव कम करने के लिए हुकूमत से राबते हो रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट से राबते हो रहे हैं, ये भी बता दें। फिलहाल तो मेरा ख्याल है वो ये कह रहे हैं कि रद्द-ए-अमल ना दिया जाए ताकि दर्जा हरारत नीचे आए। और ये मैं समझता हूँ कि अच्छी स्ट्रेटजी है तनाव कम करने की, दर्जा हरारत कम करने की। व्लॉगर्स भी काफी बैलेंस चल रहे हैं, आपको नहीं लगता है? व्लॉगर्स भी बाहर से काफी बैलेंस चल रहे हैं। वो उन्हें हवालगी का खौफ पड़ गया ना। मेरा मतलब उनमें से कई तो ब्रिटिश सिटीजन नहीं है। अच्छा, नहीं माननी किसी की को अच्छी चीज नहीं माननी, कोई क्रेडिट नहीं देना किसी को। अपने अजाइलम खत्म होते नजर आ रहे हैं ना कि अगर हमारे अजाइलम रिजेक्ट हो गए तो हमें वापस पाकिस्तान आना पड़ेगा। फिर पाकिस्तान ने पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए। आप देखें ना, एक डिफरेंट मोड में आ रही है गवर्नमेंट। बहुत सारे यूट्यूबर जो यहाँ से बाहर गए
वो अभी भी पाकिस्तानी पासपोर्ट्स पर एक दूसरे मुल्कों में ट्रैवल कर रहे थे। इसका मतलब है उनका पासपोर्ट ब्लॉक नहीं था। आप बात समझें, उनकी हवालगी की कभी बात नहीं की गई थी। उनको बेशक सजाएं दी गई लेकिन उनकी हवालगी की बात नहीं की गई। तो ये एक डिफरेंट मूड अब शुरू हो गया है जो खतरे का बायस है। इसलिए सब दर्जा हरारत कम करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब सब ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद क्रिप्टो डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की मईशत पर बात करेंगे। इसके अलावा बात बाइनेंस ग्लोबल के CEO ने डिजिटल असासों पर ताउन का इजहार किया और तबादला ख्याल करने के लिए वज़ीर आज़म से भी और CDF जनरल आसिम मुनीर साहब से भी मुलाकात की है। इस मुलाकात का इम्पैक्ट क्या होगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। फ़ारूक साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल साहब भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक हैं? डॉक्टर साहब, बाइनेंस के पाकिस्तान आने से हम कहें पाकिस्तान में क्रिप्टो ट्रेडिंग लीगल होने जा रही है? मुज़म्मिल साहब, पहले तो मुझे आप बताइए कि आपने कितने बिटकॉइन खरीद रखे हैं? नहीं, वो तो सुना है बहुत नीचे चले गए। $1.25 से $80,000 लोग डूब गए हैं। मैं डूबने वाला काम नहीं करता अभी। आप और उम्मीद नहीं लग रहे मुझे फ़ारूक साहब। नहीं, तो ये बाय लो एंड सेल हाई वाली बात है ना, ये तो वक्त है खरीदने का। अच्छा, आप एडवाइस कर रहे हैं कि ये वक्त है क्रिप्टो खरीद लिया जाए? जी, 100% मेरी यही एडवाइस हो। अच्छा, बाइनेंस के मुतालिक मुज़म्मिल साहब, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो का एक्सचेंज, तकरीबन लगभग कोई $20 बिलियन की रोजाना की इसकी ट्रेडिंग आती। देखिए, जब हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं, जब हम क्रिप्टो की बात करते हैं, तो फ्यूचर तो ब्लॉकचेन का ही है। हमारी आपकी ज़िंदगी में जितनी चीज़ें हैं, वो मेरे ख्याल में अगले 4 से 6 सालों तक सब चीज़ें जो हैं वो ब्लॉकचेन पे चली जाएंगी। हमारी स्टॉक मार्केट ब्लॉकचेन पे चली जाएगी, आपकी गाड़ी ब्लॉकचेन पे होगी, आपका घर ब्लॉकचेन पे होगा, दुनिया की तकरीबन सारी रियल एस्टेट जो है वो ब्लॉकचेन पे होगी। तो ये तो जिसको हम कहते हैं कि इरिवर्सिबल ट्रेंड है, यानी कि क्या उसको कहें कि वापसी ना वापसी का रुझान है। ये तो जाना ही जाना है। पाकिस्तान की चॉइस है कि हम उसको ज्वाइन कर लें या हम दुनिया से पीछे रह जाएं। तो अभी जो तस्वीर मैंने देखी हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, आप सोचिए कि बाइनेंस दुनिया की सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज, उनका ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है, वो मैंने देखा है उस तस्वीर में, जिसमें वजीर आजम साहब यानी कि हमारी सिविलियन टॉप मोस्ट क़यादत, और फील्ड मार्शल साहब फौजी टॉप मोस्ट क़यादत, और उनके साथ बिलाल बिन साकिब जो चेयरमैन है हमारे वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी एजेंसी के। तो ये तो इस चीज़ का इशारा दे रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो उस रुझान का हिस्सा बनना चाहता है। हमारी टॉप नॉच सियासी क़यादत उसका हिस्सा बनना चाहती है, हमारी टॉप नॉच फौजी क़यादत उसका हिस्सा बनना चाहती है। तो ये इशारा और ये पैगाम तो सामने आ रहा है। कहते हैं पाकिस्तान में 2 करोड़ लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग इस वक्त कर रहे हैं। देखिए, जो एस्टिमेट्स मैंने देखे हैं, जो चेन एनालिसिस के आते हैं, उसमें क्रिप्टो अडॉप्शन के हवाले से तो पाकिस्तान दुनिया में तकरीबन तीसरे नंबर पे आ रहा है। आप सोचिए कि 193 ममालिक हैं यूनाइटेड नेशंस के, क्रिप्टो अडॉप्शन के हवाले से टॉप में इंडिया है, दूसरे में अमेरिका है, और तीसरा नंबर जो है वो पाकिस्तान का आ रहा है। मेरे एस्टिमेट से लगभग आप समझिए कि 15 से 20 बिलियन डॉलर के तकरीबन क्रिप्टो के असासाजात हैं जो पाकिस्तानी ओन करते हैं। अच्छा, अब एक तजवीज़ ये है कि ये जितने लोग पाकिस्तान में क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर बाइनेंस को पाकिस्तान में स्टेट बैंक लाइसेंस दे देता है तो फिर हम इसको उसकी तरह स्टॉक एक्सचेंज की तरह बाइनेंस को भी रेगुलेट कर सकेंगे या नहीं? देखिए, सवाल ये है कि पाकिस्तानी, आपने 2 करोड़ बताया, मेरा अंदाजा था कि 15 से 20 बिलियन डॉलर की ट्रेडिंग है पाकिस्तानियों की तरफ से। अब ये सब कुछ ग्रे जोन में हो रहा है, यानी कि हमें पता नहीं कि वो कानूनी है, लीगल है, इलीगल है। अब जब इसको रेगुलेट कर देंगे, और जिस एक्सचेंज की आप बात कर रहे हैं, अगर ये रेगुलेट हो जाएगा, कावानीन बन जाएंगे, उस कावानीन के तहत ये सारी ट्रेडिंग होगी,
तो मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान 3 से 4 बिलियन डॉलर जो है वो क्रिप्टो के असासजात को अट्रैक्ट कर पाएगा, अगर हम बाकी दुनिया से आगे निकलते हैं और जल्द से जल्द ये कवानीन बनाते हैं। कमजोरियां मुजम्मिल साहब मुझे जो नजर आ रही हैं वो यही है कि कानून शायद कुछ डिलेड है, कुछ धीरे धीरे बन रहा है। और एक बड़ी कमजोरी मुझे ये लगती है कि हमने पाकिस्तान की रेगुलेटरी वर्चुअल एसेट की रेगुलेटरी एजेंसी तो बना दी है, लेकिन उसको स्टेट बैंक के अंडर दे दिया। ये इतनी इंपॉर्टेंट एजेंसी है, मैं समझता हूँ कि इसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसको एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होना चाहिए, या इसका स्टेट बैंक से अलग अपना एक बोर्ड होना चाहिए। और दूसरा, एक पाकिस्तानी, देखिए ये जनरेशन जी जिसको हम कहते हैं, ये ज्यादातर जवान लोग हैं, नौजवान लोग हैं जो क्रिप्टो के अंदर आ रहे हैं। जो बेबी बूमर्स हैं, जो 40 50 60 साल के हो गए हैं, उनको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है वर्चुअल एसेट की तरफ। तो पाकिस्तान क्रिप्टो यूथ प्रोग्राम कोई होना चाहिए, यानी कि इतनी बड़ी हमारी यूथ की आबादी जो सारा वक्त अपना जो वो जीरो सम सियासत में गुजार देती है, अगर उसको माइल किया जाए कि भाई इधर आओ और माल बनाओ, वो सियासत को छोड़ो। गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। नहीं, पर विच इज गुड। वो ये कहा जा रहा है कि अगर हम ये कहें कि क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए आपको फाइलर होना ज़रूरी है, तो कोई 1.5-2 करोड़ लोग फाइलर हो जाएंगे एकदम। जैसे स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपको अकाउंट के लिए फाइलर होना चाहिए, तो अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए भी फाइलर की शर्त रखेंगे तो 1.5-2 करोड़ लोग सिस्टम में आ जाएंगे। देखिए, मैं तो आज तक मुजम्मिल साहब ये नहीं समझ सका ये फाइलर और नॉन फाइलर का क्या मतलब होता है। दुनिया में एक ही चीज होती है और वो फाइलर होती है, यानी कि एवरीवन जो भी आमदन कमा रहा है, चाहे वो किसी भी सोर्स से कमा रहा हो, उसको टैक्स देना, टैक्स का हिस्सा बनना है। तो ये फाइलर और नॉन फाइलर, तो मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पे ये टर्म इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, अब ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अभी तक तो अपने जो रिजर्व्स हैं वो डॉलर्स में रखता है, तो इनको क्रिप्टो में भी रखना चाहिए, गोल्ड में भी रखना चाहिए, और कुछ शेयर ऑफ हमारा जो रिजर्व्स है वो क्रिप्टो में होना चाहिए। डू यू सपोर्ट दैट? देखिए, इस वक्त गोल्ड के रिजर्व तो पाकिस्तान के पास कोई तकरीबन 65 टन सोना है, कोई 5-6 बिलियन डॉलर की उसकी मालियत आती है, वो हमारे रिजर्व का ऑलरेडी हिस्सा है। बहुत बड़ा हिस्सा हम डॉलर्स में रखते हैं, और डॉलर जो है वो आप समझिए कि एक डिप्रिशिएटिंग करेंसी है, वो उसकी वैल्यू, रियल वैल्यू जो है वो गिरती चली जा रही है। उसकी वजह ये है कि जो यूएस का सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व, वो सालाना तकरीबन 1.5 से 2 ट्रिलियन डॉलर इजाफी छापता है। और जैसे ही इजाफी डॉलर छपते हैं, हमारे स्टेट बैंक के पास जो डॉलर्स पड़े हैं उनकी आप समझिए कि कुव्वत खरीद गिर जाती है। अब ये असासा जो है, जिसकी हम खासतौर पे बिटकॉइन की अगर हम बात करते हैं, तो वो एक ऐसा असासा है जिसकी लॉन्ग टर्म में वैल्यू बढ़ती ही जा रही है। तो एक तरफ ये असासा है डॉलर जिसकी वैल्यू गिरती ही जा रही है, और दूसरी तरफ एक असासा है जिसकी वैल्यू बढ़ती ही जा रही है। आजकल तो डाउन है क्रिप्टो, आजकल तो लो पे है, लोगों के पैसे डूब गए हैं। $1.25 लाख वाला $70,000 पे आया हुआ है। जी मुजम्मिल साहब, ये आप बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। स्टेट बैंक जो है वो शॉर्ट टर्म में नहीं देखता। ये असासा जो है, ये आप समझिए कि तकरीबन पिछले 10 सालों से सालाना की बुनियाद पे तकरीबन 40 से 50% बढ़ता जा रहा है। पिछले 10 से 12 साल का रिकॉर्ड है इसका। तो ये आपने 2 या 3 महीने के 4 महीने का ट्रेंड नहीं है। ये आप सोचिए कि कुछ साल पहले जो है ये तकरीबन 450 पाकिस्तानी रुपए का था, और आज ये पहुंच गया है कोई 3 करोड़ रुपए का एक बिटकॉइन। तो आपको क्या लग रहा है, ये जो मुलाकात हुई है बाइनेंस वाली, जिसमें मिलिट्री लीडरशिप की टॉप भी मौजूद थी, सिविल लीडरशिप की टॉप भी मौजूद थी, आपको बाइनेंस पाकिस्तान में अब के आने में कोई रुकावट तो नजर नहीं आ रही होगी? देखिए, किसी एक कंपनी से डील करना जो है, मैं समझता हूँ वो मुनासिब नहीं है। नहीं, पर ये टीम लीडर है ना, ये लीडर है पूरी दुनिया का, ये आएगा तो बाकी आ जाएंगे। ये आईएमएफ की रिपोर्ट में भी यही कहा गया है कि एसआईएफसी खास तौर पे प्राइवेट डील्स ना करे, वो एक पब्लिक रिकॉर्ड रखे, वो एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट कोड शाया करे, और उस इन्वेस्टमेंट कोड के तहत जो भी एलिजिबल होता है वो पाकिस्तान में आ जाए। अच्छा, अब टेक्निकल बात यह है कि आप क्रिप्टो को पाकिस्तान में लाने के सपोर्ट हैं? हमें सिर्फ ट्रेडिंग करनी चाहिए या माइनिंग की तरफ भी जाना चाहिए?
क्योंकि अब ज़्यादा वो मुल्क पैसे बना रहे हैं जो क्रिप्टो माइनिंग भी साथ कर रहे हैं। हम अभी तक सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं 15 से 20 बिलियन डॉलर की। आपको पाकिस्तान में क्रिप्टो माइनिंग का क्या फ्यूचर लगता है? देखिए मुजम्मिल साहब, एक तो क्रिप्टो जो है वो बाई प्रोडक्ट है, जो असल चीज है वो ब्लॉकचेन है। ये दोनों जुड़े हुए हैं। असल साइंस जो है, मैं समझता हूँ कि हमारी जिंदगियों में या इंसानी तारीख में जो दो सबसे बड़ी इजादात हैं, एक उसमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और एक ब्लॉकचेन है। क्रिप्टो करेंसी जो है उसका सिर्फ इस्तेमाल होता है उस ब्लॉकचेन को चलाने में। तो असल बात है ब्लॉकचेन की। अब माइनिंग वो ममालिक कर रहे हैं जिनके पास बिजली जो वो बना रहे हैं बड़े सस्ते दामों, खास तौर पे जो पानी के जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, जहाँ पे तकरीबन मुफ्त में बिजली बन जाती है। हमारे यहाँ अभी इशू ये है कि बिजली जो है उसका रेट बहुत महंगा है। एक कोशिश पाकिस्तान की तरफ से, मेरा ख्याल है कि क्रिप्टो काउंसिल की तरफ से की गई थी कि हम सस्ती बिजली माइनर्स को दे दें, लेकिन उसके ऊपर आईएमएफ ने एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन उठा दिया कि आप किसी एक सेक्टर को सस्ती बिजली नहीं दे सकते। तो आपको लगता है अभी माइनिंग का फ्यूचर पाकिस्तान में नहीं है? फिर मैं आपसे शॉर्टकट में ये पूछूं। जी, जब तक बिजली की कीमत बाकी दुनिया के मुकाबले में बहुत महंगी रहेगी, उस वक्त माइनिंग करना जो है वो बड़ा महंगा पड़ेगा। अगर पर अभी ठीक। अब मैंने यूएई बिजली में देखे हैं, दुबई में, कि वहाँ क्रिप्टो पार्क्स बने हुए हैं। लोग अपने कंप्यूटर वहाँ जाके $100 पे रेंट पे रख देती हैं और क्रिप्टो माइनिंग करती हैं। तो और वो क्रिप्टो पार्क्स जो हैं वो सोलर पे भी चल रहे हैं और उन्होंने बैटरीज लिथियम की लगा के क्रिप्टो पार्क्स बनाए हैं। आप नहीं समझते हम अपनी क्रिप्टो पार्क्स जो हैं वो सोलर पर चला सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारी गैस फील्ड्स ऐसी हैं जो भी अबैंडन कर दी गई। उनकी उनकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी नहीं थी, उनको मेन ग्रिड से ज्वाइन नहीं किया गया। वहाँ पे मुझे स्कोप नज़र आता है कि अगर कंप्यूटर्स को उन्हीं साइट के ऊपर मुंतकिल कर दिया जाए और वहाँ से वो गैस वेल्स जो अबैंडन कर दिए गए हैं, उस गैस की मदद से बिजली बनाई जाए और फिर उससे माइनिंग की जाए। अभी जो नेशनल ग्रिड चल रहा है, वहाँ से बिजली निकाल के टूवर्ड्स बिटकॉइन माइनिंग जो है वो फिजिबल नहीं। अब आ जाते हैं आईएमएफ पे। बोर्ड का इजलास है, आपको कोई रुकावट तो नज़र नहीं आती पैसे $1.2 बिलियन में? ये दो प्लान्स हैं, एक ईएफएफ का है 1 बिलियन का, और एक आरएसएफ का है तकरीबन 200 मिलियन का, जो आप बता रहे हैं कि $1.2 बिलियन की जो वहाँ अप्रूवल होनी। स्ट्रेट आंसर टू योर क्वेश्चन इज कि मुझे कोई रुकावट नजर नहीं आ रही। लेकिन ये एक अच्छी खबर भी है और एक बुरी खबर भी। अच्छी खबर ये है कि ये 1.2 बिलियन हमारे खजाने में आ जाएगा, हमारे रिजर्व्स बढ़ जाएंगे। और बुरी खबर ये है कि जो पाकिस्तान के स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम हल नहीं कर रहे। जब ये हमें 1.2 बिलियन मिल जाता है तो हम, आप सोचिए कि वो हम हाथ पे हाथ धर लेते हैं और फिर हम भूल जाते हैं अपने स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को कि हमें ये आईएमएफ की मदद की जरूरत क्यों पड़ी। अब आप सोचिए कि तकरीबन 700 से 800 अरब रुपए की सालाना हम बिजली के शोबे में जो है वो खसारा कर रहे हैं। हमें आईएमएफ के पैसे मिल जाते हैं, हम वो भूल जाते हैं, उस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की तरफ हमारी तवज्जो खत्म हो जाती है। $30 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है ये तकरीबन 24-25 करोड़ का मुल्क, और $60 अरब की हम इंपोर्ट कर लेते हैं। हमें आईएमएफ से पैसे मिल जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमारे स्ट्रक्चरल इश्यूज क्या हैं। तो ये एक 1.2 बिलियन की खबर जो है, इसको दोनों एंगल से देखें कि अच्छी खबर है रिजल्ट्स के हवाले से, और बुरी खबर है कि हम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भूल जाते हैं। नहीं, पर वो जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक से, जिसका बहुत शोर मचा, जिस पर बाद में गवर्नमेंट कहती है कि हमारी रिक्वेस्ट पे बनाई गई है, आपको उसमें कोई रिफॉर्म्स होती नज़र नहीं आएंगी अगले 1 साल में? ये अभी तक जो उसमें प्रॉब्लम उठाई गई है रिपोर्ट के अंदर, वो सियासी प्रॉब्लम। वो ये कहते हैं कि सियासतदान हैं, प्रिविलेज क्लास हैं, लेट्स से कि उनकी 82 शुगर मिलें हैं, और 24 करोड़ पाकिस्तानियों को दुनिया के मुकाबले में दो गुना महंगी चीनी। प्रॉब्लम सियासी है। हुकूमत उसको टेक्नोक्रेटिक सोल्यूशन ढूंढ रही है कि हम 100 डिपार्टमेंट्स हैं या वजारतें हैं, उनसे रिपोर्ट्स मंगवाएंगे और फाइल का पेट भर देंगे। तो प्रॉब्लम सियासी है, हम उसका टेक्नोक्रेटिक सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। सियासी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो सियासी ही है, टेक्नोक्रेटिक नहीं होता।
क्या सारे सियासतदानों की शुगर मिलें जब्त कर ली जाएं? मैं किसी किस्म के रेडिकल जो है वो सोल्यूशन पे बिलीव नहीं करता। यहाँ पे पॉलिसी का इशू है। अगर हुकूमत पाकिस्तान अलाउ कर दे इंपोर्ट, जिसके ऊपर किसी किस्म चीनी की इंपोर्ट जिसके ऊपर किसी किस्म की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, अगर हुकूमत पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू कर दे कि भाई जिसका दिल चाहता है जितनी मर्जी चीनी एक्सपोर्ट कर दे, लेकिन हुकूमत उसके ऊपर किसी किस्म की सब्सिडी नहीं देगी, तो मकसद ये है कि गन्ने की तजारत से हुकूमत अपने आप को एग्जिट कर ले। वो गन्ने की कीमत फिक्स ना करे, वो शुगर मिलों के लाइसेंसेस फिक्स ना करे, वो शुगर मिलों के कोटा फिक्स ना करे। एक आज़ाद तजारत की इजाज़त दे दी जाए और उसका नतीजा ये निकलेगा कि 24 से 25 करोड़ पाकिस्तानियों को दुनिया की सस्ती तरीन चीनी मिलेगी। फारूक साहब, जो हालात पाकिस्तान के हो चुके हैं ना, हुकूमत को कुछ फैसले तो हंगामी बुनियादों पर लेने होंगे ताकि डिलीवर हो सके हर डिपार्टमेंट में। व्हाट डू यू थिंक? मैं सवाल समझा नहीं, जरा दोहरा दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि फौरी तौर पर गवर्नमेंट को एक्शन नहीं लेना चाहिए, मुजम्मिल साहब के सवाल को रिलेट करते हुए, कि हुकूमत को कुछ फैसले हंगामी बुनियादों पर लेने उन्होंने कहा है कि चीनी को आज़ाद कर दें और गन्ने को आज़ाद कर दें। उनका ये मौक़िफ़ है कि चीनी और गन्ने से हुकूमत खुद को अलहदा कर ले। हुकूमत का कोई, जैसे गंदम की अब हमने सपोर्ट प्राइस ख़त्म कर दी है या और चीज़ों की सपोर्ट प्राइस नहीं है, तो गन्ने की सपोर्ट प्राइस भी ख़त्म कर दी जाए। आप ये कह रहे हैं ना? बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। और शुगर मिल लगाने का लाइसेंस भी ख़त्म कर दिया जाए। मेरा दिल चाहे मैं लगा लूँ, आपका दिल चाहे आप लगा लें। जो इसका लाइसेंस है, कोटा है, वो ख़त्म कर दिया जाए। आप ये हुकूमत का नहीं करना है, हुकूमत का काम चीनी बेचना या गन्ने की कीमत फिक्स करना नहीं। बहुत शुक्रिया फारूक सलीम साहब हमारे साथ बात करने का। बहुत शुक्रिया। मतलब साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे। सिक्योरिटी थ्रेट क्या है पाकिस्तान में, सूरत हाल क्या है सिक्योरिटी के हवाले से, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के ज़िला कलात में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन के दौरान 12 भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। इस पर बात साथ ही साथ जयशंकर के हवाले से भी होगी। मुजम्मिल साहब, भारत की टेंशन तो एग्जैक्ट वहीं की वहीं है, और दूसरा अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के हालात हैं आपके सामने। मेरे ख्याल में इस साल, उस दिन DGISPR ने कहा कि इस साल जितने दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया है वो इससे पहले कभी नहीं किया गया। दिस ईयर हैज़ बीन अ रिकॉर्ड ईयर, जब सबसे ज़्यादा कुछ 6000 से ज़्यादा लोगों को जहन्नम वासिल किया गया है, तो दहशतगर्दों को। अब भी 12 कलात में और कुछ डेरा बुख्ती में भी 5 लोगों को किया गया है। सदर वज़ीर आज़म ने मुबारकबाद दी है। बिलखसूस बलूचिस्तान में काफ़ी सक्सेस मिल रही है हमें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में। उस पर फ़ौज का मौक़िफ़ है कि बलूचिस्तान की हुकूमत ज़्यादा ताउन कर रही है KP की निस्बत, लेकिन टेक्निकली हमें बलूचिस्तान में काफ़ी कामयाबी मिल रही है। और वहाँ आपने देखा, मैं तो वैसे उसके हक़ में नहीं हूँ, ये जो आप कमांडरों को सरेंडर करा के तो उनको कहते हैं जी हम कौमी धारे में ला रहे हैं, मेरे ख्याल में उनको कानून के मुताबिक सज़ा दी जानी चाहिए। लेकिन अब हम सरेंडर भी दोबारा देख रहे हैं, वो अपीजमेंट पॉलिसी भी एक दोबारा रिटर्न होती नज़र आ रही है। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि बलूचिस्तान के हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेस में को जो चैलेंजेस हैं वो अपनी जगह हैं, कार्रवाइयाँ होनी अपनी जगह हैं, लेकिन वहाँ एक सक्सेस रेट भी अपनी जगह मौजूद है कि वहाँ पर एक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक सक्सेस भी मिल रही है उनको, सिक्योरिटी फोर्सेस को, जो अपनी जगह एक खुश आइंद बात है कि हम जितने ज़्यादा दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर सकें। और फिर वहाँ उस तरह के जो बाकी मसाइल हैं उन पर सिविल गवर्नमेंट ताउन भी कर रही है। बिल्कुल ठीक है। मुजम्मिल साहब, अब जयशंकर की जो स्टेटमेंट है उस पर ऑब्वियसली पाकिस्तान का रिएक्शन तो आया है। स्टेटमेंट में सबसे पहले आपके सामने भी रख दूं और ऑडियंस के सामने भी, ये जयशंकर साहब फरमा रहे हैं जनाब कि पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान के ज़्यादातर मसाइल उसकी फ़ौज से पैदा होते हैं। ये अब डर के इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब इनको सीरियस लेना चाहिए? देखिए, इंडिया के ऊपर तो पाकिस्तानी फ़ौज की धाक अच्छी बात है, बहुत अच्छी। मतलब मैं जयशंकर के बयान से बड़ा खुश हुआ हूँ कि वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तानी फ़ौज से मसला है। उन्हें पाकिस्तानी फ़ौज से मसला होना चाहिए, उन्हें पाकिस्तानी फ़ौज का खौफ होना चाहिए। और वो अगर समझते हैं कि वो पाकिस्तान को फतह इसलिए नहीं कर सकते कि पाकिस्तानी फ़ौज सबसे बड़ी रुकावट है, तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ठीक बात है और हम इसके साथ हैं। बिहार के जलसों में मोदी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम ले लेकर कहते थे कि मैं आपसे बदला लूँगा, मैं आपसे इंतकाम लूँगा, आपने मुझे ज़ख्म दिया है, मैं वो ज़ख्म का इंतकाम लूँगा। तो वो जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पुकारते हैं या जब वो कहते हैं कि हम बदला लेंगे,
तो मैं समझता हूँ ये तो हमारी फ़ौज की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। बिल्कुल, और हमें इस पर फ़ख्र होता है कि इंडिया हमारी फ़ौज से डरता है, इंडिया हमारी फ़ौज से परेशान है, इंडिया हमारी फ़ौज जो है उसके हवास पर छाई हुई है। दैट्स वेरी गुड। और मैं समझता हूँ जयशंकर के बयान को हमें बड़ा खुशाइन लेना चाहिए। तो वो बड़ा इजीली मैनेज कर लेते ना पाकिस्तान को। अच्छा ठीक है ना। तो अब बात ये है कि ये बयान DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आया है, इसका मतलब वो भी परेशानी की बायस है। आप मेरी बात समझें, वो समझ रहे थे कि वो एक एंटी फौज एजेंडा पाकिस्तान में चला रहे हैं और वो चलता रहेगा और वो अपने मकासद हासिल करेंगे। लेकिन उस एंटी फौज एजेंडे को जब उन्होंने ब्रेक लगती देखी है और उन्होंने देखा है कि उस एंटी फौज आर्मी एजेंडे के ख़िलाफ़ फ़ौज ने एक स्टैंड लिया है, गवर्नमेंट ने एक स्टैंड लिया है, तो फिर जयशंकर साहब पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलने लग गए हैं। वैसे पिछले काफ़ी अर्से से बिहार के इलेक्शन के बाद इस तरह नहीं बोले थे, और बाहर भी गए तो हजीमत के सिवा कुछ नहीं था। मेरा ख्याल है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और लोगों को चुभी है, जयशंकर को भी चुभी है। जयशंकर को के अहदाफ को भी नुकसान पहुंचा है कि अगर पाकिस्तान में एंटी आर्मी एजेंडा बंद हो गया और वहाँ पर एंटी आर्मी से जो पॉलिटिकल एजेंडा है वो ख़त्म हो गया तो सियासत कैसे इंडिया की चलेगी? तो दुकान बंद हो जाएगी। देखिए ना, एक उनको ये प्रॉब्लम है कि अफगानिस्तान अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो रहा। हमने 2 दिन पहले फिर उनको मारा है चमन बॉर्डर पे और इधर उधर, और ड्रोन, और उनको फिक्र है कि आगे अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। और फिर हम ये जो उनके फितनतुल हिंदुस्तान का जो हशर कर रहे हैं वो भी उनके लिए प्रॉब्लम्स का बायस है। उनकी इतनी इन्वेस्टमेंट है वो सारी जीरो होती नजर आ रही है, पाकिस्तान दहशतगर्दों को मार रहा है। और ऊपर से जो उनके पॉलिटिकल बेनिफिशरी हैं वो भी डिफेंसिव पे अगर चले गए तो फिर तो तीनों महाज पे भारत को शिकस्त होती नजर आती है ना। मतलब अगर अफगानिस्तान भी मजबूर हो जाए कि दहशतगर्दी पर पाकिस्तान से ताउन करे या हम काइनेटिक ऑपरेशन करें तो इंडिया के जो अहदाफ हैं उसको नुकसान पहुंचता है। फिर जब हम फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खारिज को यहाँ मारते हैं तो इंडिया के डिज़ाइंस को, इंडिया के एसेट्स को नुकसान पहुंचता है। फिर जब पाकिस्तान के अंदर जो लोग एंटी आर्मी एजेंडा लेकर चल रहे हैं वो भी असल में भारत का नैरेटिव लेकर चलते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है, वो ये प्रॉब्लम ये है कि जब आप फौज पर या फौजी क़यादत पर तनकीद करते हैं तो आप दरअसल भारत की सहूलतकारी कर रहे होते हैं और उससे भारत को फ़ायदा होता है। तो आप ऐसा काम मत करें जिससे भारत को फ़ायदा हो। आप जयशंकर की तकलीफ़ का अंदाज़ा कर लें। मेरा ख्याल है ये PTI को जयशंकर का बयान पढ़ना चाहिए और फिर अपनी पॉलिसी को रिविजिट करना चाहिए कि देखें जो इंडिया काफ़ी है हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़, आप क्यों उस इंडिया की मदद कर रहे हैं, उसके एजेंडे में साथ ताउन कर रहे हैं। तो मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि जयशंकर की तकलीफ़ का हमें बखूबी अंदाज़ा है। उनके इस वक्त उनकी और इस स्टेटमेंट को हम एंजॉय ही कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट को एंजॉय करना और चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पर इसको कितना सीरियस देखा जाएगा ये इनको पता चलेगा। देखे ना जी, उनको अफगानिस्तान में भी नाकामी हो रही है जी। वो उस तरह तो देखे ना ट्रेड, वो कोई अफगानिस्तान के साथ चाह बाहर से ट्रेड करेंगे, ईरान से ट्रेड करेंगे, वो सारा कुछ नहीं हो सका। एयर ट्रेड करेंगे, आप देखें वो $1 में 1 किलो लेके जाएंगे, वो भी नहीं हो सका, नाकाम हो गया, फिजिबल नहीं रहा। उसके बाद आप टेक्निकल बात यह है कि जो पाकिस्तान का रिएक्शन है, पाकिस्तान ने बॉर्डर्स बंद किए हुए हैं, पाकिस्तान के साथ जो है उससे अफगान तालिबान शदीद दबाव में हैं और उनके अंदर एक दबाव है कि भाई ये हमारा पाकिस्तान के बगैर गुजारा नहीं है। तो उनको नज़र आ रहा है कि ज़्यादा अरसा तो अफगानिस्तान हमारे साथ इस तरह खड़ा नहीं हो सकता। बिलाखिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान को सेटलमेंट हो जाएगी, जो उनका बड़ा नुकसान होगा, नहीं तो पाकिस्तान काइनेटिक ऑपरेशन करेगा। अब दूसरी बात यह है कि फितनतुल हिंदुस्तान को जो हमें कामयाबियां मिल रही हैं, फितनतुल हिंदुस्तान को वो भी भारत का बड़ा नुकसान हो रहा है। एक के बाद एक जो अपने मिसाइल्स को वो तैयार कर रहे हैं, अपने डिफेंस फोर्स को एक्टिव कर रहे हैं और जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया, नहीं अभी पाकिस्तान को मैसेज देने की कोशिश है कि भाई हमसे आप डर जाएं, लेकिन डर उनको हम पाकिस्तान की फौज से नहीं। टेक्निकल बात यह है कि देखिए अभी उनको जदीद जहाज़ चाहिए पाकिस्तान से लड़ने के लिए। वो जहाज़ अभी उन्हें रूस से भी नहीं मिल रहे, अमेरिका से भी नहीं मिल रहे। अभी जहाज़ मिलने में बड़ा टाइम है। टू बी वेरी फ्रैंक, हमारी एयर सुपरमेसी उनसे ज़्यादा है। हमने उनकी S-400 एक बैटरी तबाह कर दी हुई है, नए S-400 उन्हें चाहिए बैटरीज एयर डिफेंस के लिए। वो उन्हें अभी रशिया से नहीं मिल रहे क्योंकि रशिया यूक्रेन में बिजी है। तो भारत के मिलिटरीली बहुत से हैंडीकैप्स हैं जो वो अभी जंग नहीं कर सकता। वो कोई हमसे रियायत नहीं कर रहा, वो इस वक्त जंग का मुतहम्मल नहीं है तो हमसे जंग नहीं कर रहा है। जिस दिन मुतहम्मल होगा जरूर जंग करेगा। तो देखेंगे, वो भी पाकिस्तान फिर बताएगा पाकिस्तान क्या कर सकता है। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, मुझे सना नकवी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए।